इस वक्त दुनिया के जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे 4 मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से हर इंसान ये पूछने पर मजबूर हो गया है कि क्या जंग हो रही है या नहीं, अमन हो रहा है या नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल रही है या नहीं। पहली मेजर कॉन्ट्रडिक्शन आती है जब पाकिस्तान अपना जबरदस्त सालिसी का रोल प्ले करने के लिए 4 ममालिक के वज़रा खारजा को पाकिस्तान में दावत देता है। और आपने वीकेंड पे देखा कि पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के वज़रा खारजा इस्लामाबाद आए। 100 मिनट से ज्यादा मीटिंग जारी रही। तो एक तरफ तो अमन की बात हो रही है, सालिसी की बात हो रही है, और वहीं पर ईरान ये कहता है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश की तो ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो तारीख में कभी नहीं भूलेंगे। तो नेचुरली सवाल बनता है कि जंग हो रही है या अमन होने वाला है। दूसरी मेजर कॉन्ट्रडिक्शन तब आती है जब ईरान ये सिग्नल देता है, जिसे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने ट्वीट भी किया है कि ईरान तैयार हो गया है 20 पाकिस्तानी जहाजों को गुजरने देने के लिए, और डेली की बुनियाद पर 2 जहाजों को इजाजत होगी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरें। एक तरफ तो ये चल रहा है और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड उतार देता है। तो फिर सवाल बनता है कि जंग हो रही है, क्या अमन होने वाला है? तीसरी तरफ आप ये देखते हैं कि गल्फ के वो कंट्रीज जिनको अमेरिका ने वादा कर रखा था कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अब जब वो सिक्योरिटी का सवाल करते हैं तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स की आवाज टोन डाउन होनी चाहिए थी। लेकिन जो अल्फाज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस्तेमाल किए हैं वो यहां पर काबिले जिक्र तक नहीं है। ऐसे में अमेरिका इतनी सख्त बात क्यों कर रहा है, जिस पर फिर सवाल बनता है कि जंग हो रही है, क्या अमन होने वाला है? और चौथी तरफ आपने ये देखा कि पाकिस्तान को इतना जबरदस्त रोल मिला सालिसी का। हम 4 ममालिक के वज़रा खारजा को न सिर्फ इनवाइट करते हैं, एट द सेम टाइम अमेरिका का एजेंडा ईरान को भिजवाते हैं, ईरान का रिस्पॉन्स अमेरिका तक लेकर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जहां पर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अमन होने वाला है, वहीं पर आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट लॉकडाउन के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से पॉलिसी लाने को तैयार बैठी है। इन सब के पीछे असल कहानी क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक और पर्सपेक्टिव भी आज समझेंगे जो प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन का पर्सपेक्टिव है, जिनकी पर्सपेक्टिव की मैं 100% तायीद तो नहीं करता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है आपके समझने के लिए। और इस पर्सपेक्टिव के अलावा ये समझना जरूरी है कि इस पूरी जंग की कहानी से एक पैटर्न जो इमर्ज करता है, जो पूरी दुनिया फेस करने वाली है, वो पैटर्न है क्या, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पिछले चंद दिनों में जियोपॉलिटिक्स की जो कॉन्ट्रडिक्शंस आई हैं, पहले उनको डीबंक करने की जरूरत है, तो क्विकली इनको डीबंक करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का जो अगला हिस्सा है जिसमें मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे न सिर्फ आपकी जिंदगी हिलकर रह जाएगी, मेरी अपनी जिंदगी पर उस पर इंपैक्ट आ रहा है, और उसके लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं, आई विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। पहले बात करते हैं पहली कॉन्ट्रडिक्शन की कि एक तरफ अमेरिका चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाएं और दूसरी तरफ वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी उतार रहा है, और इसको वर्क फ्रॉम होटल का एक बड़ा जबरदस्त स्लैंग दिया गया है, क्योंकि अमेरिकन बेसिस के अंदर फौजियों को रखने की बजाय उन्हें होटल में रखा जा रहा है। अब यहां पर सवाल इसलिए बनता है कि अमेरिका मुज़ाकरात भी चाहता है और फौजी भी भेज रहा है, और इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर एक और जहाज चल पड़ा है मजीद 2500 फौजियों को लेकर। सवाल यह है कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इट्स अ क्लासिकल केस ऑफ नेगोशिएशन 101। उसकी वजह यह है कि नेगोशिएशन हमेशा की ही तब जाती हैं कि कलम भी रखा जाता है, कागज भी रखा जाता है, लेकिन डरावा भी पैदा किया जाता है कि डर मौजूद हो कि अगर ईरान मुज़ाकरात नहीं करता तो हम हमला कर देंगे, और ईरान भी काउंटर अटैक उसी तरह का रिटेलिएशन दे रहा है, अपने अल्फाज की सूरत में, अपनी मुजम्मत की सूरत में और अपने हमलों की सूरत में। तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन जो मेजर आपको नजर आती है वो आपको तब नजर आती है कि गल्फ कंट्रीज एक तरफ तो कहते हैं कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने 50 साल से ये एग्रीमेंट कर रखा है कि आप पेट्रो डॉलर के अंदर बेचें अपना तेल, बदले में अमेरिका प्रोटेक्शन देगा। लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो डोनाल्ड ट्रंप ने
अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शायद वो सऊदी अरेबिया की तरफ से काबिल मुजम्मत हो। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल क्यों किए? ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप पुराना पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरेबिया की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दोस्ती हमेशा से चलती आई है। ट्रंप ने कितनी तारीफ की मोहम्मद बिन सलमान की, लेकिन ये सारा पर्सपेक्टिव 2026 शुरू होने से पहले था। इस साल के आगाज में आपने देखा कि अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला कैप्चर के थ्रू अपनी सप्लाई लाइन को इंश्योर किया, अपना तेल को इंश्योर किया और अपने ब्लॉक को प्रोटेक्ट किया। और मैं आपसे कितनी वीडियोस में यह बात कर चुका हूं कि दुनिया ब्लॉक्स में बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जब प्रोटेक्शनिज्म की बात आएगी तो अब अमेरिका ने साफ बता दिया है कि प्रोटेक्शन उसको मिलेगी जो प्रोटेक्शन का पैसा देने को तैयार होगा। 3 जनवरी 2026 से पहले वेनेजुएला कैप्चर से पहले तक अमेरिका की जिम्मेदारी थी। अब अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप बदले में जो ऑफर कर सकते हैं वो तेल हमारे पास पहले ही मौजूद है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया उसी ब्लूप्रिंट पे चल रही है जिसका मैं अपनी वीडियोस में आपसे जिक्र करता आया हूं। फिर चौथी कॉन्ट्रडिक्शन आपको तब महसूस होती है जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान मेजबानी भी कर रहा है, पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक कैपिटल पूरी दुनिया में बढ़ चुका है, पाकिस्तान की तारीफें पाकिस्तान के दुश्मन तक करने को तैयार हो चुके हैं। ऐसे में लॉकडाउन की तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के बारे में खुद वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि पाकिस्तान ने पहल नहीं की मुज़ाकरात करवाने के लिए। पाकिस्तान को वॉशिंगटन की तरफ से कहा गया कि आप मुज़ाकरात के लिए वॉलंटियर करें, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी यूनिक है। पाकिस्तान एट द सेम टाइम न्यूक्लियर पावर भी है। पाकिस्तान के जबरदस्त ताल्लुकात चाइना के साथ भी हैं, रशिया के साथ भी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ भी हैं। पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक कैपिटल पाकिस्तान की बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से आज तक यहां तक पहुंचा है। लेकिन यहां पर समझने की जरूरत यह है, यह यूनिक पोजीशन ईरान का हमसाया होने के बावजूद पाकिस्तान के पास है और ईरान ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब जंग शुरू होती है तब आप हर एक पर हमला नहीं करते, कुछ को रखते हैं नेगोशिएशन के लिए। और पाकिस्तान इस वक्त तक यूएस बेसिस को होस्ट नहीं करता। अब ये जो पाकिस्तान की यूनिक पोजीशन है, ये पाकिस्तान के पास है, ये इंडिया के पास नहीं है। और इंडिया के पास क्यों नहीं है, आई विल डिस्कस दैट शॉर्टली। साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि जयशंकर का, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का बयान आता है। वो बहुत सी बातें करते हैं अपनी पार्टी मीटिंग में बैठकर और पाकिस्तान के लिए खास लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका जिक्र मैं यहां पर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ देख आए हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको जयशंकर की खास वीडियो दिखाना चाहूंगा और ये इसलिए दिखानी जरूरी है ताकि आपको एक खास बात मैं समझा सकूं। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. आपने रिसेंटली देखा है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने पार्टी मीटिंग में दलाली का लफ्ज इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में। इस बात को मैं यहां पर इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया पे काफी ले दे हो चुकी इस मामले पर, और इस मामले से बड़ा होने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं भी वही बातें करूंगा, इट वुड बी टू बिलो द बेल्ट, इट वुड बी देयर वर्ड अगेंस्ट आवर्स। उनकी गाली के मुकाबले में हमारी गाली, इससे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जो क्लिप मैंने आपको जयशंकर का दिखाया है, यह समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि छोटी इकोनॉमी होकर हम बड़ी इकोनॉमी पर हमला कैसे कर दें। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. यही गलती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की। इंडिया जिस वक्त ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूट रहा था, नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा था, दुनिया ब्लॉक्स में बट रही थी, इंडिया उसको वक्त पर रीड ही नहीं कर पाया। इसलिए आपने देखा जब सारी दुनिया को क्लियर था कि जंग होने वाली है, उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं इजराइल और वहां जाकर कहते हैं मदरलैंड फादरलैंड। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। जब ईरान का साथ देना था तब इंडिया ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिसके साथ उनके इकोनॉमिक टर्म्स थे, कल्चरल टर्म्स थे, चार बाहर की पोर्ट थी। और जब ईरान के जहाज पर हमला हुआ तो नरेंद्र
नरेंद्र मोदी की तरफ से जबान से एक लफ्ज नहीं निकला। फिर रशिया का तेल अमेरिका के हुक्म पर लेना बंद कर दिया, फिर अमेरिका ही के हुक्म पर लेने का आगाज कर दिया। इंडिया ने अपने ताल्लुकात इस तरीके से रशिया से भी खराब कर लिए और इंडिया जो इस साल ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाल कर बैठा है, उसमें उसने ब्रिक्स को भी बता दिया कि इन ब्लॉक्स में मैं एक प्रॉक्सी हूं सिर्फ अमेरिका की और इस्राइल की। इससे ज्यादा मेरा कद नहीं है, इससे ज्यादा मेरी सॉवरेनिटी नहीं है। और यही इंडिया की गलती है। अब ये क्लिप आपके लिए क्यों जरूरी है? ये क्लिप आपके लिए इसलिए जरूरी है कि जिंदगी में जब मौका मिले हक बात कहनी है, सच बात कहनी है। ये नहीं देखना है कि किसकी इकोनॉमी बड़ी है, कौन आपसे ज्यादा अमीर है। आप सच का साथ दें। और इंडिया ने यही गलती की। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन्हीं जगहों पर पिटी है जिससे उसने अपने आप को रशिया से एलियनेट कर लिया, चाइना से एलियनेट कर लिया, ईरान से एलियनेट कर लिया, मुस्लिम दुनिया से एलियनेट कर लिया और सिर्फ इस्राइल की प्रॉक्सी बनकर रह गया। अब यहां पर बात करते हैं प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन की। 2024 से अपने प्रेडिक्शंस के हवाले से दुनिया में वायरल होने वाले चाइनीज कैनेडियन प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन बहुत सी बातें करते हैं इस जंग को लेकर और उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड की भी प्रेडिक्शन की थी। लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजों पर मेरा उनसे नजरियाती इख्तलाफ इसलिए है कि जहां वो सबकी बात करते हैं, बहुत सी बातें गोल कर देते हैं। चाइना के डेट क्राइसिस की बात नहीं करते, चाइना की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की बात नहीं करते, चाइना की सदर्न सी के अंदर जो इन्वेजन चल रही है, जो उसकी जारहियत चल रही है, वो उस पर बात नहीं करते, ओइगर के मुसलमानों की बात नहीं करते। तो वो बहुत सी बातें जब गायब कर देते हैं, गोल कर देते हैं और उनकी वो प्रेडिक्शंस जो सही साबित नहीं हुई उन पर बात नहीं करते, तो ही लुक्स लाइक अ माउथपीस। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन ने टकर कार्लसन के साथ एक पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट से 3 बातें जो आपके लिए समझने जरूरी है और उस बात को आप अपने पर्सपेक्टिव में खुद समझने की कोशिश भी कीजिएगा। पहली बात वो करते हैं कि जो कुछ जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त चल रहा है, अगर तेल की सप्लाई लाइन ऐसे ही रुकती रही तो दुनिया बड़ी जल्दी नंबर 1 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। उनका कहना यह है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह है आज दुनिया में जितने शहर हैं, इन शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है और ये शहरों की आबादी 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली फूड सप्लाई पर और दूसरी एनर्जी पर। अब जरा ये सोचें कि अगर तेल की सप्लाई लाइन नहीं होगी तो बिजली पैदा नहीं होगी, जब बिजली पैदा नहीं होगी तो बिजली के अलावा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। जो फूड क्राइसिस दुनिया में होगा वो दूसरा एलिमेंट है। अब अगर फूड भी नहीं होगा, एनर्जी भी नहीं होगी तो फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, लोगों को खुराक नहीं मिलेगी, तो लोग क्या करने पर मजबूर होंगे? सबसे पहले फैक्ट्रीज बंद होंगी, बेरोजगारी फैलेगी और उस बेरोजगारी में शायद रोजगार लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं होगा, लोगों का पर्सपेक्टिव होगा अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना। तो जब फूड नहीं मिलेगा तो लोग शहरों से माइग्रेट करेंगे वापस खेतों की तरफ, फील्ड्स की तरफ, गांवों की तरफ और वहां पर दोबारा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फूड इनसिक्योरिटी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये एक मेजर ट्रेंड है। दुनिया में आने वाले दिनों में फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और आप ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि दुनिया के जितने एलिटिस्ट्स हैं, दुनिया के बिलियनर्स, ये कर क्या रहे हैं? ये फार्म लैंड दुनिया से हथियाते जा रहे हैं। ऐसे में फूड क्राइसिस आपके घर को हिट करे, आपको सोचना चाहिए और मेरी जिंदगी भी इससे इंपैक्ट होती है। मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि चाहे 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ जमीन ऐसी होनी चाहिए जो आपके और आपके बच्चों की फैमिली के लिए फूड सिक्योरिटी का काम करे। तो दुनिया नंबर 1 डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने रेज किया कि दुनिया रीमिलिटराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। रीमिलिटराइजेशन का मतलब आप ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान का बयान मरसूस में ऑलरेडी देख चुके हैं, पाकिस्तान इंडिया की वॉर में, कि दुनिया का कोई मुल्क आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आने वाला। आपको अपने मिलिट्री मसल के ऊपर खुद जंग जीतनी होगी और पाकिस्तान ने यह करके दिखाया है। अब जरा सोचें कि जितनी मुंह की खाई है अमेरिका ने इस ईरान वॉर के अंदर, कौन ये सोचेगा कि अमेरिका मेरी प्रोटेक्शन के लिए आएगा? अगर आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का झगड़ा देखते हैं तो आपने देखा कि साउथ कोरिया से थर्ड रेडार सिस्टम को मूव करके मिडिल ईस्ट मूव किया गया। ऐसे में साउथ कोरिया सोचेगा
कि मेरी प्रोटेक्शन किधर गई? नॉर्थ कोरिया से अमेरिका ने मुझे प्रोटेक्ट करना था, वो तो नहीं आने वाला। ऐसे में आपने ये देखा कि जापान, जिसकी सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका के हाथ में था, जापान ने अपना मिलिट्री का बजट रिकॉर्ड हाई कर दिया, क्योंकि अब उसको भी समझ में आ चुका है कि मेरी प्रोटेक्शन के लिए कोई नहीं आने वाला। आपने ये गल्फ कंट्रीज में भी हाल देख लिया है कि अब गल्फ कंट्रीज भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि हमें अपना पैसा अपनी अफवाज पे लगाना है। तो जब दुनिया का हर मुल्क अपनी मिलिट्री पे फोकस करेगा तो दुनिया रीमिलिटराइज होने की कोशिश करेगी और हर मुल्क इनविंसिबल बनना चाहेगा अपनी फौज को लेकर। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो प्रोफेसर जियांग ज़ुक्विन ने उठाया है वो पॉइंट है कि अब दुनिया मर्केंटाइलिज्म की तरफ बढ़ेगी, यानी दुनिया में फ्री ट्रेड का दौर खत्म हो गया। और ये चीज आपने ऑलरेडी देख ली है ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर। अब दुनिया फ्री ट्रेड नहीं करेगी, अब हर मुल्क मजीद कुछ ममालिक के साथ मिलकर अपनी सप्लाई लाइन को इंश्योर करने की कोशिश करेगा। और आपने ऑलरेडी इस साल के आगाज में क्या देखा कि अमेरिका ने वेनेजुएला कैप्चर करके सबसे पहले अपनी सप्लाई लाइन को इंश्योर किया। अब जब दुनिया अपनी सप्लाई लाइंस को इंश्योर करेगी तो दुनिया मजीद ब्लॉक्स में चंद मुल्कों के साथ काम करने को तैयार हो जाएगी, जिसका खुमियाजा शायद जापान जैसे मुल्कों को बहुत भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हर चीज इंपोर्ट होती है, तब उनकी फैक्ट्रीज चलती हैं। लिहाजा जापान और चाइना को लेकर आपस में वो रिफ्ट जो वर्ल्ड वॉर से चल रहा है शायद मजीद बढ़ेगा, शायद मजीद प्रॉब्लम्स आएंगे। लिहाजा पाकिस्तान को भी ऐसे मौके पर चाहिए कि अपनी सप्लाई लाइंस को इंश्योर करे। और हमारी सप्लाई लाइन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तेल और गैस का है। इसके लिए हमें उम्मत मुस्लिमा के साथ मिलकर, जीसीसी कंट्रीज के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। एंड लेट मी से दिस, लेट्स गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। सो फार इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान ठीक चल रहा है, लेकिन यह फॉरेन पॉलिसी हर आने वाले दिन में नए रंग दिखाएगी। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पूरी जंग में चाहे कितनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस हो, चाहे कितनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस इवन क्लियर हो चुकी हो, एक पैटर्न कॉन्टिन्यूसली इमर्ज कर रहा है। यह दुनिया जहां पर पेट्रो डॉलर पर काम करती थी पिछले 50 साल से, और फिर उस दुनिया के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके सिर्फ उन कंटेनर्स को जाने की इजाजत दी जिन्होंने अपनी पेमेंट्स युआन में की थी, चाइनीज करेंसी में की थी। और अब दुनिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की तरफ बढ़ रही है। यह कहानी क्या है, जरा क्विकली इसे समझते हैं। अब तक इस जंग को लेकर आपने दुनिया के जितने एनालिसिस पढ़े हैं, जितनी कहानियां सुनी हैं, जितनी मीम्स देखी हैं, जितनी स्टोरीज को फॉलो किया है, एक पैटर्न कॉमन है। और वो पैटर्न ये है कि आप जितनी बहस करना चाहें आप कर सकते हैं कि अमेरिका जंग जीता या हारा, दोनों जवाब आपको मिल जाएंगे। ईरान जंग जीत रहा है या हार रहा है, वो भी आपको जवाब मिल जाएंगे। इस्राइल जीत रहा है या हार रहा है, वो भी आपको जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हर तरह का पर्सपेक्टिव है। लेकिन एक चीज जो कॉन्टिन्यूसली कॉमन है वो ये कि अब डॉलर की वो हेजेमनी नहीं रही, डॉलर की हेजेमनी जो पहले हुआ करती थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब यूएस डॉलर डेलिबरेटली उसको वीकन किया जा रहा है। खुद ड्यूशे बैंक का अपना एनालिसिस है और वो कहते हैं कि इस जंग से कैटलिस्ट मिला है कि डॉलर की इरोजन शुरू हुई है, पेट्रो डॉलर की, और साथ ही साथ जो चीज बड़ी है वो चाइना का युआन नहीं है, जो चीज बड़ी है वो CBDCs है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, क्योंकि अब दुनिया बड़ी तेजी से उसकी तरफ जा रही है। यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज वो करेंसीज हैं कि जिसके ऊपर जिसका कंट्रोल है उसके पास प्रोग्रामेबल फीचर आ जाता है। किसी की भी परचेजिंग रोकी जा सकती है, किसी को भी कंट्रोल अपने हाथ में लिया जा सकता है। अगर आप डॉलर को देखें तो डॉलर कैश में एक आजादी है। आपके पास डॉलर है, कैश में आपकी जेब में पड़ा है, आपकी मर्जी जो खरीदते फिरें। लेकिन जब आपके पास CBDCs हैं तब आप करेंसीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। और आपने यही देखा कि कोविड के अंदर पहली चीज आपको क्या बताई गई कि कैश इज डेंजरस, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स की जाएं। फिर आपने यूक्रेन रशिया वॉर में क्या देखा कि जब रशिया पे सैंक्शंस लगी तब CBDC का रोल बढ़ गया। और आज अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट है कि दुनिया के 114 मुल्क
जो इस पूरी दुनिया का 95% जीडीपी है, वो सीबीडीसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन देख रहा है? इस सब की पूरी दुनिया में इंप्लीमेंटेशन बीआईएस देख रहा है। स्विट्जरलैंड का एक इदारा देख रहा है, जिसको आज आप सेंट्रल बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहते हैं, जिसको तफसील से मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया है। और सवाल यह है कि ये जो चीज कंट्रोल करते हैं, ये क्या है? ये है असल पावर। ये जो पावर आप समझते हैं कि आपके लोकल काउंसलर के पास है, आपके मेयर के पास है, आपके लीडर या शायद आपके प्राइम मिनिस्टर के पास है, ये सारी पावर सेंट्रलाइज होती हैं, जिसके पास वहां से रन होता है सेटनिज्म का एजेंडा, जो पूरी दुनिया में फैलाया जाता है। आपको लगता है कि शायद आप इस दज्जाली निजाम से बाहर हैं, लेकिन ये सीबीडीसीज का रोल आपकी जिंदगियों में थोपा जा रहा है, आपकी जिंदगियों में कॉमन बनाया जा रहा है। और आप जितना इससे निकलने की कोशिश करें, यह आपके इर्द गिर्द, आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसीलिए सेटनिज्म की और दज्जाली निजाम के इन फितनों के बारे में बात करना और आगाही देना और लोगों की आंखें खोलना अब जरूरी है।